राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के क्लास 9 फिजिक्स के इस वीडियो में हम लोग पिछली वीडियो के आगे का जानेंगे। आइए देखते हैं के प्रणोद तथा दाब। प्रणोद तथा दाब यानी कि थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब प्रणोद से क्या तात्पर्य है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को ही प्रणोद कहते हैं। हम ये लिख भी सकते हैं कि किसी वस्तु की सतह पर लगने वाले लंबवत बल को प्रणोद कहते हैं। ये तो अब दाब क्या है ये देखते हैं। दाब की क्या परिभाषा होगी। दाब क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। तो दाब बराबर क्या हुआ आपका, दाब बराबर हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। ये लिख सकते हैं। अगर इसका मात्रक ज्ञात करना है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल हम लिखेंगे वर्ग मीटर में। वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। न्यूटन बटे में तो प्रति लिख दिया, मीटर स्क्वायर, ऐसे भी वर्ग मीटर को मीटर स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब आइए हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा है कि अगर कील है उसको दीवार में गाड़ते हैं तो आसानी से गड़ जाती है, लेकिन अगर मोटी कोई रॉड ले लें उसको अगर हम दीवार में गाड़ते हैं तो वो आसानी से नहीं गड़ती है। अगर ज्यादा बल लगा देंगे तो वो मुड़ जाती है। तो इसका कारण क्या है, देखिए अभी हमने बताया P = F/A, ये बताया हमने। तो अगर कील जो है, कील का जो नुकीला भाग होता है, मान लीजिए कील जो है ऊपरी हिस्सा उसका जो है वो मोटा होता है जिस पर हम दाब डालते हैं, और ये जो जहाँ जो धंसता है ये पतला होता है, जिसके कारण जो है आसानी से वो दीवार में धंस जाती है। तो मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि दाब क्या है, बल और क्षेत्रफल के अनुपात को हम दाब कहते हैं। जैसे मनुष्य जब रेगिस्तान में चलता है तो क्या होता है, तो पैरों के कम क्षेत्रफल पर उसके शरीर का पूरा भार पड़ने से दाब इकाई क्षेत्रफल पर, जो इकाई क्षेत्रफल पर बल लगता है वो बढ़ जाता है, उसके पैर रेत में धंस जाते हैं। लेकिन अगर ऊंट है, जब ऊंट रेगिस्तान के रेत पर चलता है, क्योंकि ऊंट के जो पैर का जो तलवा होता है उसका क्षेत्रफल जो है अधिक होता है, इसलिए वो आसानी से चल लेता है। क्षेत्रफल अधिक है तो जो दाब है उसका मान, दाब कम लगता है रेत में, और जिससे वो आसानी से चल लेता है। एक उदाहरण और समझ सकते हैं, जैसे आप दोनों पैर पर खड़े हैं तो जमीन पर आपके द्वारा लगा दाब उसका मान क्या होगा, दोनों पैर से खड़े हैं तो कम होगा।
अगर एक ही पैर से अगर खड़े हो जाएंगे तो दाब अधिक हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल कम हो गया। भाई दोनों पैर है तो दोनों पैर के तलवों का क्षेत्रफल तो इसका मतलब अधिक है। अगर मान लीजिए वही भार आप एक पैर के तलवे पे दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, तो वो ज्यादा दाब लगेगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल। अब 1/, हम लिख सकते हैं ए। इसका मतलब क्या हुआ, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि अगर क्षेत्रफल, देखिए यहाँ व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल, अगर मान लीजिए उसका क्षेत्रफल कम है, हम ये लिख सकते हैं एफ की जगह एफ नहीं पी, हम लिख सकते हैं पी प्रोपोर्शनल, क्योंकि दाब से मतलब है पी प्रोपोर्शनल 1/A। अर्थात अगर क्षेत्रफल कम है, जैसे अभी हमने एक उदाहरण दिया था कील का, तो कील की जो निचला हिस्सा होता है वो नुकीला होता है, उसका क्षेत्रफल कम होता है, तो इसलिए वो दीवार में आसानी से धंस जाता है ठोकने पर, उसमें बल लगाने पर। और जब मोटी कील ले लें, मान लीजिए जिसमें जो है नोक न हो, सरिया ले लें और उसमें अगर हम उसको दीवार के अंदर अगर दीवार में ठोकते हैं तो वो धंसेगी नहीं, आसानी से नहीं धंसेगी, बल्कि जो है अगर उसमें हम ज्यादा जोर से प्रहार करेंगे, यानी कि ज्यादा बल लगाएंगे, तो वो मुड़ जाती है। एक उदाहरण द्वारा हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कुंद धार वाला चाकू है, उसे किसी वस्तु को काटते हैं तो हमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है, जबकि उसी वस्तु को हम ब्लेड से अगर काटते हैं तो आसानी से कट जाता है। तो इसका मतलब है भाई जो ब्लेड का जो किनारे हैं उसका क्षेत्रफल कम होता है, और जो कुंद चाकू है उसका क्षेत्रफल, उसकी जो धार है उसका क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए ब्लेड से आसानी से कट जाती है वस्तु, और चाकू से काटने में हमें अधिक बल लगाना पड़ता है, जबकि ब्लेड से काटने में कम बल लगाना पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तरलों में दाब, अर्थात प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो अब देखिए तरल से क्या तात्पर्य, पहले ये समझ लें। तो हमने बताया था पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस को छोड़कर, ठोस जो दाब डालते हैं वो अपने भार के कारण डालते हैं, और द्रव और गैस इसमें भी भार होता है, मतलब इसमें भी भार होगा, तो ये भी दाब डालेंगे। तो देखिए ठोस, द्रव, गैस, तो इसमें ये तो ठोस है, और द्रव और गैस ये किस रूप में होते हैं, तरल रूप में होते हैं, इनको हम तरल कहते हैं, यानी कि ठोस प्लस द्रव, इनको हम तरल कहते हैं, ये तरल के रूप में होते हैं। तो अब देखिए इनमें दोनों में अंतर क्या है, देखिए जो द्रव होते हैं उनकी बहने की दिशा निश्चित होती है, लेकिन गैस में जो बहने की दिशा है वो अनिश्चित होती है। तो ठोस, द्रव, गैस, यानी कि तरलों में दाब, यानी कि तरल क्या, द्रव और गैस, ये भी जो है सतह में दाब डालते हैं। अगर किसी बर्तन में मान लीजिए कोई द्रव भरा है, जल मान लीजिए भरा हुआ है, तो वो भी जो जल है वो भी जो बर्तन है उसकी सतह में दाब डालता है। गैस इसी तरह मान लीजिए गैस भरी है किसी बर्तन में, तो भी चारों दिशाओं में वो दाब डालती है। और हम ये कह सकते हैं कि तरल जो है, हम ये तरल के बारे में कह सकते हैं, तरल किसी बिंदु पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है। आइए अब उत्प्लावक बल क्या होता है इसको समझते हैं। जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे उत्प्लावक बल या इसी को उच्छेद भी कहते हैं।
अब जल में वस्तु का डूबना या तैरना दो बातों पर निर्भर करता है। हम ये कह सकते हैं भाई, क्योंकि दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक जो है आपका उत्क्षेप बल और एक वस्तु का भार। एक जो है वस्तु का भार हो गया और दूसरा हम कह सकते हैं उत्प्लावन बल। ये लिख सकते हैं उत्प्लावन बल। ये जो है दो बल कार्य करते हैं। वस्तु का भार हो गया तो वस्तु का भार नीचे की ओर लगता है, और उत्प्लावन बल जो है वो ऊपर की ओर, जिसे उत्क्षेप बल उत्क्षेप भी कहते हैं, ये ऊपर की ओर कार्य करता है। तो अब इस कंडीशन में हमारी कितनी स्थितियां बनेंगी? पहली स्थिति ये हो जाएगी कि यदि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु द्रव में डूब जाती है। अर्थात हम लिख सकते हैं, लिख दें इसी को, यदि वस्तु पर कार्यरत बल, यदि वस्तु पर कार्यरत हम लिख सकते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो हमने क्या बताया, तो क्या होगा? वस्तु द्रव में डूब जाती है, तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी। ये हो गया। अब अगर हम भार को इससे W से दिखा दें और इस उत्प्लावक बल को F से दिखा दें, तब क्या हो जाएगा? अगर इसको हम दिखाना चाहें तो हमने क्या बताया, यदि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो, वस्तु का भार यानी कि वस्तु का, अगर हम इसको दिखाएं जो F है, इसका मान कम हो, ऐसे लिख सकते हैं। वस्तु का भार कम है किसके? यदि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो, वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी। इसको इस तरह लिख सकते हैं। दूसरी स्थिति क्या बनेगी? अगर ये स्थिति है, यानी कि इसमें जो उत्क्षेप है वो कम है और भार अधिक है, तो वस्तु डूब जाएगी। दूसरी, यदि जो है, दूसरी कंडीशन हम दिखा सकते हैं, यदि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर हो, वस्तु के भार के तुल्य हो। अगर तुल्य हो तो वस्तु द्रव में तैरती है, तो वस्तु द्रव में तैरती है। अर्थात इसको हम बराबर करें तो F=W, तो वस्तु जो है ये द्रव में तैरेगी। तीसरी स्थिति बन सकती है आपकी, इसमें यदि वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु द्रव में ऊपर की ओर आकर तैरने लगती है। अगर ये हम इसमें दिखा दें, यदि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन
बल वस्तु के भार से अधिक हो। तो वस्तु द्रव में, अब ऊपर की ओर आकर तैरती है। ये 3 स्थितियां हैं। तो अब देखिए इसमें हमने क्या लिखा है, यदि वस्तु का पर कार्यरत उत्प्लावक बल F से दिखाया हमने, वस्तु के भार से अधिक है, तो अब ये बड़ा है, उत्क्षेप अधिक है, तो वस्तु ऊपर आ जाएगी, ऊपर आकर तैरेगी। तो ये 3 स्थितियां मैंने आपको बताया था। ये 3 स्थितियां मैंने आपको बताया है। आइए अब घनत्व समझते हैं कि घनत्व किसे कहते हैं। तो घनत्व जो है, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम घनत्व कहते हैं। या हम ये भी परिभाषित कर सकते हैं, इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन की जगह 1 लिख देंगे, तो वही एकांक आयतन, ये लिखा किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। अब हमने समझना है आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। आइए अब आपेक्षिक घनत्व के बारे में समझते हैं। तो किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व व जल के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। हम ये लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, हम लिख दें पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व। घनत्व बराबर हम लिखेंगे पदार्थ का घनत्व, बटे लिख देंगे आप जल का घनत्व। ये लिख देंगे। हम ये कह सकते हैं कि अब देखिए आपेक्षिक घनत्व 2 समान राशियों का अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व इसका मात्रक नहीं होता है, लेकिन अगर पदार्थ का घनत्व है तो इसका मात्रक होता है। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया है कि जो घनत्व है उसको क्या लिखते हैं, इसको घनत्व को हम d से दिखा दें, तो हमने बताया था कि द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम घनत्व कहते हैं, पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और आयतन किस में लिखेंगे, मीटर क्यूब में। तो इसका मात्रक हो जाएगा किग्रा प्रति मीटर क्यूब में, ये हो जाएगा इसका मात्रक। अब या इसी को ऊपर लिख के ऐसे भी करके भी लिखा होता है किग्रा मीटर, इसी के साथ इंटू -3 ये लिख देंगे, यानी किग्रा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगी। अगर हमें जो है, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे किलोग्राम ने लिखे ग्राम में लिख दें, कहीं कहीं इस घनत्व का मात्रक ये भी लिखा होता है ग्राम। अब इसको हम प्रति लिख सकते हैं, और इसमें मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख देंगे क्यूब। क्यों, जो जल का घनत्व है, जल का घनत्व, तो हम इसको लिखते हैं 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। अगर इसी को हम उसमें लिखें, ग्राम में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं या 1 ग्राम
सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है। तो जल का घनत्व 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है, और अगर उसको ग्राम में लिखेंगे तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए क्यों होता है कि अगर मान लीजिए 1000 किग्रा है, तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो ये ग्राम में बन जाएगा, अब ग्राम में हो गया। और बटे में लिखा है, देखिए मीटर क्यूब है, तो एक जो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो यहाँ लिखेंगे 100 गुणे 100 गुणे 100, ये लिख देंगे, ये लिख दिया हमने। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया 1 ग्राम प्रति और सेंटीमीटर क्यूब, ये लिख देंगे, ये सेंटीमीटर में हो गया। आर्किमिडीज का सिद्धांत समझते हैं। तो आर्किमिडीज के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो उस पर ऊपर की दिशा में एक बल लगता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी कि वस्तु, हम लिख सकते हैं इसको इस तरह, वस्तु पर कार्यत, हम भी लिख दें कार्यत जो कौन सा बल लगेगा, उत्क्षेप या क्या कहते हैं इसको, उत्प्लावन बल। ये किसके बराबर होगा, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। अब इससे संबंधित सवालें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।